दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एक बात ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें इसमें याद करने के लिए है, कुछ चीज़ें समझाने के लिए है। तो जहाँ तक समझाने वाली चीज़ है उसको मैं दिल से समझाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें आपको याद करनी है वो आपको याद करनी है। तो मैं पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूँ कि आपको डीएनए, आरएनए इन सब चीज़ों में याद करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी मोटी बातें क्योंकि बायोलॉजी वाली है। और जहाँ तक चल रही है केमिस्ट्री, वहाँ तक मैं आपको बहुत बढ़िया से दिल से समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, अगेन आई एम सेइंग, याद करने वाला है तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें याद करेंगे, कुछ थ्योरीज आपको मैं बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी से रीड करके जाना है। अगर रीड करके नहीं जाओगे तो काम, वैसे तो मैंने सब कुछ करा दूंगा, यहाँ सब कुछ करा दूंगा, और कुछ यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, वो रीड करना घर पे जाके, तब जाके आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, वैसे तो ये जो भी मैंने लिखा है वो मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी रीड करना, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा। कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ेगी, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें मजबूरी में, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जीवन बनाए रखते हैं, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें ना, समझिए ना। जैसे प्रोटीन है आपका, न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड्स है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है। अब बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो जीवन बना के रखे। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें कौन कौन से पढ़ने होते हैं जनरली? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट पे आता है, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, इन सब की हम बातें करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, दैट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डेफिनेशन होती है, किसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वो ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे कोई ये सब्सटेंस है, इसके पास, अब जैसे कोई सब्सटेंस है और ये है लाइट, क्या ये लाइट। अगर इस सब्सटेंस से लाइट पास हुआ और बाहर निकल के ऐसे रोटेट हो गया इस तरफ, या तो ऐसे टेढ़ा हो गया लाइट, या तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो हम बोलते हैं जो भी सब्सटेंस था, जो पीला वाला बॉक्स है, ये है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस बॉक्स को बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस लाइट को रोटेट करवा दे तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में क्या आएगा, देखो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस हो, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर OH है, OH, बहुत सारे OH है, तो हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। उसके अंदर या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, और प्लस वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, यानी कि वो लाइट को रोटेट भी करे, उसके पास बहुत सारे OH हो, बहुत सारे OH भी हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, तभी आप कार्बोहाइड्रेट बोलोगे। यानी तीन कंडीशन फुलफिल होगी, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या तो कीटोन। तीन चीजें पूरी होगी तो आप बोलोगे कि भाई वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ काम की बातें करें तो देखो यहाँ पर मैंने बोला है कि हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा? बहुत सारे OH। एल्डिहाइड का मतलब ऐसा कुछ, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की एक बात खास है कि एक तरफ H होता है फिक्स, और दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, R- भी हो सकता है। क्या बात को समझ पा रहे? फिर कीटोन की क्या खास बात होती है कि दोनों तरफ कार्बन होंगे। R का मतलब होता है कार्बन। क्या मतलब होता है? कार्बन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो एसीटोन, ये आपका कीटोन बन गया ना, एक ये कीटोन है। तो और एल्डिहाइड का एग्जांपल मैंने लिख ही दिया, ये सारे एल्डिहाइड है। तो आपको आई होप कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि बंटवारा कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इसके बंटवारे की बात करें प्यारे बच्चों, तो बहुत सिंपल तरीके से इसका बंटवारा ठीक से पढ़ो। पहला क्या है देखो, पहला है आपके पास मोनोसैकेराइड्स। अब बोलोगे सर ये मोनोसैकेराइड्स का क्या मतलब है? तो मेरी बात सुनो। अरे ये किसने लिख दिया बेवकूफ ने? ये लिख दिया गिब्स बटर चिकन, ये उसने लिख दिया, युवराज ने, बेवकूफ। देखो यहां से मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? गिब्स सिंगल यूनिट। कहने का मतलब क्या है? आपने कार्बोहाइड्रेट मार्केट से खरीदा और उसमें डाल दिया आपने पानी। क्या डाल दिया? पानी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो पानी डालने के बाद ये टूटा ही नहीं, वैसे का वैसा ही है। मतलब टूटना मतलब फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, इसमें से सिर्फ एक यूनिट ही मिला हमें।
हमने किसी चीज को लिया, पानी डाला, बोला कि भाई टूट जाए, बहुत सारे यूनिट बन जाए, नहीं बना, एक ही रहा, अकेला रहा। तो जो अकेला रहे, जिसका आप पानी डाल के और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, पानी डाल के और उसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ मान लो, उसको बोलेंगे हम मोनोसेक्राइड। क्या बोलेंगे? तो मोनोसेक्राइड किसे बोलते हैं, समझ में आ गया? गिव्स सिंगल यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे कंपाउंड जिससे पानी डालने पर हमें सिंगल अकेला यूनिट मिले, कुछ और ना मिले, तो मोनोसेक्राइड बोलेंगे। अगला है ओलिगोसेक्राइड्स। मान लो कोई भी सब्सटेंस है, मैंने मार्केट से खरीदा, मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डालने से टूट गया, मुझे मिल गया 2 पीस, या फिर मुझे मिल गया 3 पीस, मुझे मिल गया 6 पीस, तो हम बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में आपको 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। मोनो मतलब सिंगल यूनिट। मान लेते हैं कि ये हमारा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं? और जब 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट मिला हो, क्या बोला मैंने, 2 से 10 अगर कार्बोहाइड्रेट के बीच में आपको मिल रहा है, तो आप बोलोगे ओलिगोसेक्राइड्स। अगर आपको बहुत सारे, अगर आपने पानी डाला, मैंने कहा कोई सब्सटेंस है मेरे पास, इसमें पानी डाला मैंने और मुझे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिले, बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिले, कार्बोहाइड्रेट्स, तो बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। क्या बोलेंगे? तो ओलिगो में एक होता है, सॉरी मोनो में एक होता है सिंगल, सबसे छोटा आपका बोल सकते हैं, सबसे छोटा आपका वो है ये कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड सबसे छोटा है आपका। फिर ओलिगो 2 से 10 मेंबर को रखता है अपने अंदर, और पोली वाले बहुत सारे रखता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी। आई होप ये पेज आपको समझ में आया, इसको एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चुप हो जाइए। अब देखिए ध्यान से बेटा, रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिड्यूसिंग शुगर। तो यहां पर लिखा है कि ऐसे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, इसमें क्या होता है समझो। रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उसके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, अभी हमने बात किया, डिस्कशन करते हैं। देखो, तो रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं हम, रिड्यूसिंग शुगर। और अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास या तो प्यारे बच्चों एल्डिहाइड होगा कहीं पे, या कहीं पर कीटोन होगा। तो अगर मैंने कहा कि ये मेरा एक कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को मैं कब रिड्यूसिंग शुगर कहूंगा, जब इसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री है रिएक्शन करने के लिए या फिर रिडक्शन करने के लिए। किसके साथ? कुछ नाम होता है रिएजेंट, मतलब ये फ्री है, बिल्कुल एकदम मस्त है कि मैं रिएक्शन करने को रेडी हूं भाई, मैं बिल्कुल फ्री हूं। किसके साथ? तो एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है, क्या नाम होता है? फेलिंग सॉल्यूशन। और एक होता है टॉलेंस रिएजेंट। तो फेलिंग और टॉलेंस के साथ अगर रिएक्शन करने के लिए रेडी है तो बोलेंगे भाई तू रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये बंदा भी रेडी कह रहा है भाई मैं रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अगर इसका एल्डिहाइड या कीटोन फ्री नहीं है, कह रहा भाई अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं कर रहा, तो बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। क्या बोलेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हम फटाफट देखते हैं। ठीक है, वो स्लाइड हट गया है, अभी लगाता हूं मैं स्लाइड। मेरी बात सुनो, देखो देखो, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर फ्री ऑफ रिड्यूसिंग, फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट। यहां पर इंग्लिश में 4 भी लिख सकते हो, 4 रिड्यूसिंग, फेलिंग और टॉलेंस। जो फेलिंग और टॉलेंस से रिएक्शन करे उसके रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। एग्जांपल देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, रट्टा मैंने बोला ना, याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आपको याद करना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल क्या है। अगली बार देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दोबारा बोल रहा हूं, इनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होते, नॉट फ्री फॉर रिड्यूसिंग फेलिंग एंड टॉलेंस। फेलिंग और टॉलेंस नाम के चीज से रिएक्शन नहीं करते, रिडक्शन नहीं करते, कहते भाई हम फ्री नहीं, हमारा एल्डिहाइड, हमारा कीटोन फ्री नहीं है, हम नॉन रिड्यूसिंग है। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल देखो, जितने भी आपके वो है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सुक्रोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुक्रोज रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? तो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो सुक्रोज के अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप जो भी है इसके अंदर, बाद में देखेंगे, वो फ्री नहीं होता रिएक्शन करने के लिए, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत सिंपल था। आगे हम बात करते हैं छोटी छोटी बातें। देखो, अभी हमने छोटी छोटी बातें करी, अब हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखिए, मोनोसेक्राइड्स को अगर मैं लेके पढ़ूं तो हमारे पास एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज होता है आपका सेम C6H12O6। और ये दोनों ही मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का मतलब है कि मान लो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, मतलब इससे भी छोटे मिल सकते हैं, पर इनको मोनोसेक्राइड मतलब मिलने को तो कुछ भी मिल सकता है। ऐसा बता रहा हूं मैं कि जब मैं ग्लूकोज के अंदर पानी डालूंगा, क्या बोला मैंने, जब ग्लूकोज के अंदर पानी डालूंगा तो टूटेगा नहीं, मतलब वो फर्दर और आपको कुछ नहीं देने वाला है। मेरी बात समझे, फर्दर और नहीं कुछ देने वाला है, इसीलिए टूटने का तो वो अलग बात। मैं लॉजिक समझ पा रहे बात को, मतलब जिससे और पैदा ना हो सके वो सबसे वो है मोनोसेक्राइड। तो
ग्लूकोज से पैदा नहीं हो सकता और कार्बोहाइड्रेट, वैसे फ्रक्टोज से भी और पैदा नहीं हो सकता, इसलिए ये मोनोसेक्राइड्स है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या बाद में समझेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट है, अगर कार्बन 3 हो तो हम यूज करते हैं ट्राइओज, 4 हो तो टेट्रोज, 5 हो तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास एक एल्डिहाइड वाला बंदा है, क्या है, एल्डिहाइड वाला बंदा है, लेकिन कार्बन उसके अंदर कितने हैं, 3। मान लो ये एल्डिहाइड वाला बंदा है, कार्बन कितने इसके अंदर, 3। तो इस चैप्टर में इसका नाम हो जाएगा, देखो 3 के लिए तो हम ट्राई इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड है क्या है, तो एल्डो ट्राइओज, एल्डो, मेरी बात समझे। तो बताओ ये क्या है, ये तो ये हम बोल सकते हैं ये हेक्सोज है, क्या है ये, तो ये 6 कार्बन है ना ये, तो ये 6 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, हेक्सोज। लेकिन अगर इसके अंदर एल्डिहाइड हुआ तो क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज। अगर इसके अंदर मान लो कीटोन है तो क्या बोलोगे, एल्डो कीटोस। सॉरी तुम लोग बोलो मत, मुझे बोलने दो बेवकूफो। 6 कार्बन है तो हेक्सोज, एल्डिहाइड है तो लगा देंगे एल्डो, तो एल्डो हेक्सोज। इसके भी 6 कार्बन है, मान लो इसके अंदर कीटोन है तो कीटो हेक्सोज। मेरी बात समझे। तो देखो जैसे यहां पर अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ तो एल्डो ट्राइओज, अगर 3 कार्बन का कीटोन होता तो कीटोन कीटो ट्राइओज। समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी में था, मैंने दिखा दिया आपको, फटाफट रीड कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस विल हेल्प, है ना। सो प्यारे बच्चों ध्यान दो। अगला हमने आपको बताया कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स है वो 2 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और थोड़ा बहुत नाम लिखना सीखा हमने कि 3 के लिए 4 के लिए ये यूज करो, एल्डिहाइड तो पहले एल्डो लगा दो, कीटोन है तो पहले कीटो लगा दो। अब हम काम की बात करें तो अपने पास डिटेल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में समझना है डिटेल में। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, हाँ जी ठीक है, फ्रक्टोज का भी यही है। अब ये ना इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर, अंगूर के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ग्लूकोज अंगूर के अंदर भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी कहते हैं इसको। और ये जो फ्रक्टोज है वो हनी के अंदर मिलता है काफी अच्छा खासा, तो ये हनी के अंदर मिलता है। मैंने सोर्स बताया आपको कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है फ्रक्टोज, वैसे फ्रूट्स में भी मिलता है, ठीक है। अब बात समझते हैं कि प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन आएगा, पर आ भी सकता है कि आप बता दो भाई फ्रक्टोज को और प्रिपरेशन, फ्रक्टोज को और मतलब ग्लूकोज को फ्रक्टोज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ध्यान दो, कैन शुगर, कैन शुगर को हम सुक्रोज भी कहते हैं। तो जो कैन शुगर है ना आपका, कैन शुगर में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, पानी डालने का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलता है, G4 ग्लूकोज और F4 फ्रक्टोज, GF क्या मिलता है, GF। तो याद करने का ट्रिक हो सकता है, कैन शुगर मतलब मीठा मीठा गर्लफ्रेंड, मीठा मीठा गर्लफ्रेंड, तो तुम्हारी क्या नहीं, गर्लफ्रेंड मीठा नहीं होता है, मीठा कौन होता है, आदित्य क्या। अरे मैं कह रहा इधर इसको समझा भाई, इधर देख भाई, ये देखो क्या, अरे यार मैं से कह रहा हूँ उसे इधर देखने के लिए, लग रहा तुमने बातें ही करने लगे। अरे ध्यान दे, चुप हो जाओ यार, तुम पढ़ाई के इतने सीरियस माहौल में 10 दिन बाद पेपर है, तुम मजाक कर रहे हो, मुझसे मजाक निकलवा रहे हो। इधर देखो ध्यान से, अरे यार फिर बातें कर रहे हैं आपस में। अच्छा, जो कैन शुगर है मीठा मीठा, तो उससे मिलता है ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम। यानी इसी मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे हम किसके लिए, फ्रक्टोज के लिए, क्योंकि भैया इससे आपको ग्लूकोज भी मिल रहा है। और तो सेम आपको लिखना, ये वाला फ्रक्टोज में भी काम आएगा प्रिपरेशन, ग्लूकोज में भी काम आएगा। अब देखियो ग्लूकोज के लिए एक और एग्जांपल है, स्टार्च। अगर स्टार्च है C6H10O5N, बहुत सारे, N का मतलब है बहुत सारे नंबर, तो स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O पानी डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे, C6H12O6। तो स्टार्च से ग्लूकोज मिलता है और कैन शुगर से ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी, इसीलिए इस वाले का इस्तेमाल हम दोनों की प्रिपरेशन में कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का अगर फॉर्मूला सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। देखो तो स्ट्रक्चर को आपको याद करना है, देखो कैसे बनाते हैं। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तीसरे कार्बन को पकड़ो, उसका OH इस तरफ, समझ में आ गया। और इसके पहले कार्बन पे एल्डिहाइड होगा, वैसे इसका डायग्राम बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तीसरे कार्बन का OH इस तरफ और दूसरे कार्बन पे कीटोन होगा। यही फर्क है दोनों के बीच में, और कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम, फॉर्मूला सेम, बस एक में एल्डिहाइड एक में क्या है, कीटोन। अब मेरी बात सुनो, डायग्राम में क्या खेल है कि तीसरे कार्बन का OH इस तरफ होगा, तीसरे कार्बन का OH, बाकी हर कार्बन पे OH उस साइड होगा। तो जो बच गया कार्बन इस पे तो लग नहीं सकता, पता है क्यों, इस पे नहीं लग सकता, ये एल्डिहाइड है ना, इसके ऊपर OH नहीं लगेगा। नीचे OH, इधर भी OH, इधर भी OH,
इधर भी OH। अब यहाँ पर बात करें तो इस पे OH लग सकता है, इस वाले पे नहीं लग सकता क्योंकि इस पे कीटोन है। तो ये और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। वैसे यहाँ पर भी वैलेंसी पूरी करेंगे तो 1 H, इसके लिए भी 1 H, इसके लिए भी 1 H, 1 H, 1 H, 1 H, 1 H। तो ये डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया, अभी प्रैक्टिस कर लो हाथों हाथ। दोबारा बनाओ क्या? दोबारा नहीं। 6 कार्बन 6 कार्बन, पहले पे एल्डिहाइड, दूसरे पे कीटोन, तीसरे का OH इस तरफ, तीसरे का OH इस तरफ। अब एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के सबके OH उसके पल्ली तरफ, और बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है। तो ये डायग्राम लिखने का तरीका हो गया, ये फटाफट डायग्राम भी होगा, इसको रीड कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक ये है, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर के बाद एविडेंस फॉर ग्लूकोज। मतलब आप कह रहे हो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, मतलब स्ट्रेट चेन आप बना रहे हैं, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन को प्रूफ करो। मतलब आपने बोला ये ग्लूकोज है, हमने मान लिया, पर प्रूफ क्या, एविडेंस क्या है? नहीं समझे मेरी बात को? एविडेंस कैसे आएगा कि ये ग्लूकोज है? जैसे कि देखा तो किसी ने नहीं है कि C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। किसी ने नहीं देखा है कि उसके अंदर 5 OH है कि नहीं है? किसी ने देखा है क्या? अरे हम बोल रहे हैं 5 OH है, देखो 1 2 3 4 5। किसने बताया 5 क्यों? आपने 4 क्यों नहीं बनाया, 3 क्यों नहीं बनाया? तो इनके एविडेंस मांग रहा है। आपको कैसे पता कि यहाँ पर एल्डिहाइड है? क्या प्रूफ है कि भाई एल्डिहाइड ही है? नहीं, मेरी बात नहीं समझे? तो ये एविडेंस हमसे एग्जाम में आता है, तो हम करने जा रहे हैं। तो एविडेंस फॉर ग्लूकोज में देखिए, पहला है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन का प्रूफ करना है हमें। तो पहले बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूं इसको, कई बार देखो, ऊपर होता है CHO एल्डिहाइड, जो पीछे हमने बनाया था, याद है आपको? CHO को ऐसे लिखते हैं हम साथ में, CHO, और फिर हमने ऐसे बनाए थे ऐसे, तो लास्ट में CH2OH क्या है? तो लास्ट में CH2OH रहेगा। और बीच में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन। और कितने OH है? 1 2 3 4, तो ये लिखा है। और कितने H है? C के साथ, समझ में आ रहा बात को? H भी काउंट करोगे कितना आएगा? 1 2 3 4, तो ये लिखा है देखो, CHOH, और लास्ट में कितना लगा दिया हमने? 4, यानी 4 से दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया और 4 OH। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। अब बात सुनो, जब हम इस स्ट्रक्चर के अंदर HI और हीट देते हैं तो हमें मिलता है हेक्सेन। क्या मिलता है? N-हेक्सेन, जो ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है। तो 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन HI की हेल्प से डिटेक्ट होता है। क्यों? जब ग्लूकोज के अंदर यानी इस कंपाउंड के अंदर HI डालते हैं तो N-हेक्सेन मिलता है। तो पहली बात हमने प्रूफ कर ली, अब दूसरी बात हम प्रूफ करते हैं फटाफट। दूसरी बात क्या प्रूफ करना है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल का मतलब होता है प्यारे बच्चों ये, C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। तो C डबल बॉन्ड O का टेस्ट कैसे होगा? तो जब भी हम ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों ये बताया मैंने कैसे बनाते हैं, ऊपर का नीचे का सेम, बीच में इकट्ठा लिख देते हैं। जब इसके अंदर हम ये डालते हैं NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं? तो जब हाइड्रोक्सिल अमाइन डालते हैं ना, तो यहाँ पर होता क्या, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अच्छे से। यहाँ से ये ध्यान दो, ये जो ऑक्सीजन है दिख रहा है आपको, और यहाँ के 2 H दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑक्सीजन और ये H H2O बन के निकल जाते हैं, H2O बन के, और H2O बन के निकल जाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? इस कार्बन से, इस और इस डबल बॉन्ड से, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ के कार्बन से और यहाँ के डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? NOH। NOH समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो रिएक्शन है ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अच्छा, कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O का प्रूफ होता है क्योंकि यहाँ से H2 और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और हमें ये मिलता है NOH, जिसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होता है? साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन ये प्रूफ करता है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। अगला देखिए, अगला प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर एल्डिहाइड है कि नहीं है। अभी आपने चेक किया कि 6 कार्बन का चेन है कि नहीं, फिर आपने चेक किया कि इसमें डबल बॉन्ड O है कि नहीं। अब डबल बॉन्ड O चेक हो गया, अब आप चेक करोगे प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे चेक करते हैं? जब हम ब्रोमीन Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सब कुछ सेम रहता है, बस ऊपर वाला जो पार्ट चेंज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर ऊपर वाला क्या प्यारे बच्चों, ये नाम मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान देंगे। इसका नाम होता है ऑक्साइम। क्या नाम होता है? ये ग्लूकोज का ऑक्साइम है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइम। ठीक है, अच्छा, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यहीं पर है कि जब हम प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप चेक करना होगा तो जब हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे
तो नीचे के दोनों सेम रहेंगे बिल्कुल। देखो हाँ, बिल्कुल सेम है। देखो ये दोनों के दोनों सेम है बिल्कुल, दिख रहा है आप लोगों को। पर जो ऊपर का है ना एल्डिहाइड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होता है? तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये प्रूफ करता है कि अंदर एल्डिहाइड भी है। जैसे हमने स्ट्रक्चर माना था कि एल्डिहाइड होगा, 6 कार्बन होंगे, एक कार्बोनिल होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। वो सारा का सारा हमने टेस्ट कर लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी टेस्ट की तरफ। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा देखिए, अगला टेस्ट क्या है हमारे पास? अगला टेस्ट ये है प्रेजेंस ऑफ 5 OH। 5 OH है, उसका टेस्ट आप कैसे करोगे? क्या बोला मैंने? प्रेजेंस ऑफ 5 OH है, उसका टेस्ट आप कैसे करोगे? तो टेस्ट करते हैं फटाफट। तो हमने बोला देखो भाई साहब, बात ऐसी है, हम इसमें डालेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होता है एसिटाइलेशन। पूरा रेक्टिफिकेशन है चैप्टर में। ये जो प्रोसेस इसका नाम होता है एसिटाइलेशन। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं ना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड की एक खास बात है, कहीं पर भी OH दिखाई देगा ना तो उसके H को खा जाएगा, H को हटा देगा, H को। तो हमने कहा कि अगर एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो H को हटाता है, और हमारे ग्लूकोज के अंदर भी क्या है? OH। तो अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो हुआ। जब हमने ग्लूकोज के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड को डाला, तो जितने भी H दिख रहे हैं आपको, H कितने H है यहाँ पर? ये H है ना, H, ये 4 H है एक्चुअली में। तो ये जो H है, H, उसकी जगह पर ये बंदा आके बैठ गया। क्या बैठ गया? COCH3, COCH3। तो देखो CHO सेम है, CHO, और H के बगल में कौन बैठ गया? COCH3, COCH3। तो इससे ये प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया। अच्छा यहां पर एक और गलती हुई है, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H भी तो खत्म होगा ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? COCH3। मेरी बात समझे नहीं समझे? यहां पर क्योंकि H की जगह पर लगता है ना, ये जो भी O के बगल में H होगा वहां पर जाके वो लग जाएगा। क्या बराबर है? जो भी O के बगल में जो H होगा वहां जाके वो लग जाएगा। तो देखो जितने भी H थे O के बगल में, वहां जाके बंदा लग गया। इससे प्रूफ होता है कि 5 OH था, 5 OH। तो प्रेजेंस ऑफ 5 OH कैसे टेस्ट करते हैं? सभी H को रिप्लेस करके इस कंपाउंड को लगा देते हैं तो काम हो जाता है। तो हमने क्या क्या टेस्ट कर लिया? बहुत कुछ टेस्ट कर लिया। अब प्यारे बच्चों अगला देखिए, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है 1 डिग्री। क्या मतलब होता है? कि 1 डिग्री का अल्कोहल हमें चेक करना है कि इसके अंदर है कि नहीं। हमने प्रूफ किया था ना कि एक अल्कोहल भी है नीचे, CH2OH। मतलब ये हमने माना था कि लास्ट में एक होगा CH2OH। पर ये है कि नहीं कैसे कंफर्म होता है? कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है? ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिससे प्रूफ होता है कि नीचे आपका 1 डिग्री अल्कोहल था। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल था, और बनता है हमारे पास सैक्रिक एसिड। दोबारा बोल रहा हूं, ये चैप्टर 7 नंबर का है। 7 में से 7 उसी को मिलेंगे जो रट सकता है, याद कर सकता है। अगर तुम सोचते हो कि मैं कुछ जादू कर दूं तुम्हें याद हो जाए, तो जादू हो ही नहीं सकता है। सिंपल है, याद करना है तो करना है, लिख लिख के याद करना है तो करना है, जादू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो सैक्रिक एसिड एग्जाम में अगर आएगा कि भैया कैसे पता लगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है? सैक्रिक एसिड के फॉर्मेशन से। जब हमने ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीडेशन करवाया तो सैक्रिक एसिड बना, जिससे पता लगता है कि भाई साहब पक्का वहां पर क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब आगे देखिए अगला। देखो अगला हमने ये हमारा याद है आपको? इसका नाम क्या था? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड में भी ऑक्सीडेशन कराएंगे, ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ एक था, क्या था? और इसका ऑक्सीडेशन कराने से दूसरी साइड भी बन गया, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। सैक्रिक एसिड में क्या बन गया? सैक्रिक एसिड। यानी कि इस अल्कोहल का कंफर्मेशन 2 तरह से मिल रहा है हमें। एक तो जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरा, जब ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन किया तब भी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना यह कंफर्म करता है कि यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल था। क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल। तो फटाफट इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए ये हमने कर लिया, कौन कौन से टेस्ट कर लिए। देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। अगला टॉपिक होता है D&L नोटेशन। देखो जहां से मैं आपको NCERT रीड करने के लिए कहूंगा वहां से करना, मतलब घर पे जाके करना। अभी तो मैं सब कुछ करा दे रहा हूं अपने हिसाब से। देखिए D&L नोटेशन लिखा हुआ है। D&L नोटेशन कब? देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है और ये आपने ग्लूकोज बनाए, दोनों ही ग्लूकोज है। देखो सब कुछ सेम स्ट्रक्चर है, पर फर्क क्या है? देखो
जो लास्ट का कार्बन होता है उससे ऊपर है कार्बन, लास्ट के ऊपर है कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH इस तरफ है तो उसको बोलेंगे हम डी ग्लूकोज। देखो सभी सेम स्ट्रक्चर है, कार्बन के तीसरे पे इधर OH है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सेकंड लास्ट में अगर OH गलती से भी इस साइड आ जाए तो उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। पर जो एल ग्लूकोज है हमारे नेचर में ज्यादा नहीं मिलता, डी ग्लूकोज ही मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोन डी। तो हमें ना जनरली डी ग्लूकोज ही मिलता है, मेरे को जितना आइडिया उतना मैंने बताया आपको कि डी ग्लूकोज ही नेचर में मिलता है, हमें इसी की स्टडी करनी होती है। एल ग्लूकोज तो बस नाम से बता रहा हूं। तो सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने, 6 कार्बन बनाओ, तीसरे का OH इस तरफ, पहले पे एल्डिहाइड, बाकी सारे OH इस तरफ। लेकिन जब एल बनाना हो एल, तो आपको लास्ट वाले का OH को तीसरे की कॉपी करनी है। जब तीसरा कार्बन 5वें कार्बन की कॉपी करता है तो उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। के बात समझ में आ गया? तो डी और ऐसे होगा, वैसे हमारा हो जाएगा डी फ्रक्टोज एल फ्रक्टोज। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं। अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए पीछे हमने बोला था कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने ये प्रूफ किया था कि जो हमारा ग्लूकोज है, क्या बोला हमने, जो हमारा वो स्ट्रेट एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है, अपने पास एल्डिहाइड जेब में रखता है, 5 OH रखता है, ये सब हमने प्रूफ किया था। लेकिन वो सारी की सारी बातें फेल हो जाती है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, फेल हो जाती है इस चक्कर में हमने लाया साइक्लिक स्ट्रक्चर। हमने कहा ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, उसका साइकिल वाला स्ट्रक्चर है। तो वही हमें समझना है, लीनियर जो स्ट्रक्चर हमने माना था, लीनियर होता है, लीनियर लाइन वाली स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल्ड टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हम लेके आए मार्केट में साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या क्या बातें नहीं कर पाया? देखो पहला क्या है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ NH3। अब ये NH3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं दे रहा, NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा। तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं एब्सेंस ऑफ कार्बोनिल, एब्सेंस ऑफ, यानी बहुत बेसिक एग्जाम बात करूं तो C डबल बॉन्ड O के बारे में बता रहे कि C डबल बॉन्ड O है ही नहीं। पर अभी हमने क्या माना था कि C डबल बॉन्ड तो है। अगर C डबल बॉन्ड O है तो रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है भाई? यानी कि अब C डबल बॉन्ड O अब नहीं है, अब नहीं है। तो पहले जो बात मानी तो गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक है। तो ये सब मतलब ये बता रहा हूं मैं कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये सब बातें नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कि भाई तुम्हारे अंदर एल्डिहाइड तो तुम रिएक्शन करो ना, क्यों नहीं कर रहे? अगर भाई तो ग्लूकोज है, हमने ये मान लिया कि तेरे अंदर एल्डिहाइड है, तो कर रिएक्शन, तो कर ना। पर नहीं कर रहा, समझे नहीं मेरी बात को? तो ये कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद दिस, इसीलिए उसका जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। और भी रीजन है, तो डज नॉट रिएक्ट विद सिप्स रिएजेंट डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होने के बाद भी रिएक्शन ही नहीं कर रहा, मतलब अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड। हमें पता लग गया कि भैया एल्डिहाइड है ही नहीं। फिर आगे देखो, आगे पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। पेंटा एसीटेट का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, जब एसिटिक एनहाइड्रेट डाला था हमने, देखो ये रहा ना, हमने कहां गया पीछे था क्या वो 5OH वाला टेस्ट, 5OH वाला टेस्ट कहां गया? ये रहा 5OH वाला टेस्ट ना। देखो जब यहां पर 5OH का टेस्ट किया था हमने, डाला था एसिटिक डाला था ना, एसिटिक। तो एसिटिक एनहाइड डालने से जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं, 5 बार लगाया ना, 5 बार एसिटेट, तो ये है पेंटा एसिटेट। तो ये पेंटा एसिटेट बना है, जो पेंटा एसिटेट बना है वो भी देखो समझा रहा हूं, देखो ये रहा कि पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, अब्सेंस ऑफ फ्री CHO। यहां पर फ्री CHO है ही नहीं, मतलब अगर तुम पेंटा एसिटेट को देखते हो, कहां गया, ये रहा पेंटा एसिटेट। क्या यहां पर CHO है कि नहीं है? तुमने ये माना था CHO है, अब वो कह रहा है रिएक्शन ही नहीं करूंगा मैं। अगर वो रिएक्शन नहीं करेगा तो अब नहीं है इसका मतलब, यानी पहले हमने ये सब मान लिया कि भाई CHO है, ये है, वो है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पेंटा एसिटेट है, जरा कि पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन ही नहीं कर रहा पेंटा एसिटेट। इसका मतलब अब्सेंस ऑफ फ्री CHO, कि CHO फ्री ही नहीं, एब्सेंट है। वैसे ग्लूकोज के बारे में और कुछ बातें थी। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ग्लूकोज के 2 भाई मिले। अब मैं आपसे बोलूं ओपन स्ट्रक्चर से कैसे बताओगे कि वो 2 है? वो तो ग्लूकोज है। अब 2 कहां से आ गया? तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से
हम ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कोई ग्लूकोज के दो रूप कैसे है, दो रूप कैसे है। तो ग्लूकोज जब दो फॉर्म में मिला हमें, अल्फा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होता है। क्या पूछ सकते हैं, याद करके जाओ, लिखा है तो सब कुछ याद करके जाओ। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ग्लूकोज मिला। अब लोग परेशान हो गए कि रियल में तो दो फॉर्म है ग्लूकोज की, और ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम क्या ही बता पाएंगे, कुछ बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। तो मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर इतना मस्त नहीं है, तो जानता तो कोई भी नहीं है कि ओपन है कि क्लोज है, कैसे सो रहा है, कैसे बैठ रहा है ग्लूकोज, किसको पता है भाई, ये सब अंदाजे चल रहे हैं। तो हम समझ गए कि भैया अल्फा और बीटा फॉर्म है, इतनी सारी बातें हो नहीं पा रही, इतने रिएक्शन हो ही नहीं पा रहे, इसका मतलब पक्का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वही बेस्ट है। ओपन चेन स्ट्रक्चर बाहर में जाए, ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब आप अगर आपको टाइम हो, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया एनसीईआरटी से, ये वाला पार्ट पक्का पढ़ना कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर फेलियर ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो फेल क्यों हो गया। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना, आपको वहां से ना एमसीक्यू और असर्शन रीजन मिलेंगे, और एमसीक्यू और असर्शन रीजन आप वैसे तो इतने से ही बना लोगे, बट सब कुछ इसमें लिख दिया है कि क्या कौन बता रहा है, ये बता रहा है अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड, ये बता रहा है अब्सेंस ऑफ कार्बोनिल, अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड, अब्सेंस ऑफ फ्री सीएचओ, तो सब हमें पता है। अल्फा बीटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है इस चक्कर में, तो ये सब तो हमें पता है, फिर भी एक बार रीड करना, आपकी मर्जी है, बाकी मैंने बताया आपको। फिर आगे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज में मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बीटा में इतना है। दूसरा ये अल्फा ग्लूकोज ऐसे मिलता है जब ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। जब 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन को, तो ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, मतलब 300, जैसे मान लो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसको क्रिस्टल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्रिस्टल, इतने केल्विन पे, 303 केल्विन पे, तब आपको मिलेगा अल्फा ग्लूकोज। क्या मिलेगा, और बीटा के लिए डेफिनेशन क्या है, देखो मतलब कुल मिला के याद ही करना है चैप्टर को, दोबारा बोल रहा हूं चैप्टर को याद करना है, पूरा एनसीईआरटी हम एक बार देख लेते हैं। फिर भी देखिए बीटा फॉर्म, देखिए बीटा क्या है, ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। तो उसको 303 केल्विन पे हमने बनाया है, इसको 371 केल्विन पे, बात समझे। और इसका जो रोटेशन होता है वो होता है 19.2 डिग्री का, स्पेसिफिक रोटेशन है 19.2 डिग्री का, ये ध्यान रखेंगे, रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। अब तुम लोग बार बार ये क्यों बोल रहे हो, अब क्या करें कि तुम्हें याद हो जाए, नाच सकते नहीं है, गाना गा सकते नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको तो याद ही करना पड़ेगा किसी भी हाल में। हाँ, जहां पर समझाने वाली बातें वहां समझा रहा हूं, जहां पर याद करने वाली बातें वो याद करने। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा आता है, और दो डिफरेंस हम दे चुके हैं, पहला मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा उसकी डेफिनेशन, कि ये कैसे मिला और ये कैसे मिला। अब तीसरा यहां पर दिखाऊंगा आपको बढ़िया से, ठीक है। तो अब हम आगे साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, या फिर अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के पीछे लॉजिक क्या लगाया गया, लॉजिक ये लगाया गया कि देखो स्ट्रेट चेन तो पॉसिबल नहीं है, तो बोला गया फिफ्थ कार्बन को पकड़ो, और जहां पर एल्डिहाइड है उसको पकड़ लो। क्या बोला गया, साइकिल बनाने के लिए फिफ्थ कार्बन को पकड़ो, और जहां पर एल्डिहाइड है उसको पकड़ लो, और फिफ्थ कार्बन का एक H लो, O के बगल वाला, उस H को O पे मार दो, उससे क्या होगा, ये वाला OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक मिनट दिखा रहा हूं, यहीं पे दिखा रहा हूं आपको। हमने यहां पर, सुनते रहना, यहां से इस H को गायब किया, यहां से H को गायब कर दिया, देखते रहना बस ध्यान से, और यहां पर OH बना दिया हमने, O के साथ H लगा के OH बना दिया। अब ये ऑक्सीजन बच गया, और इस कार्बन का एक बॉन्ड कम पड़ गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका साइक्लिक या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, तो बस हो गया, वही किया मैंने यहाँ पर भी। अब मेरी बात समझे। अब मुद्दा ये है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब ये सब हम काम कर रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये बात तो फिक्स है, क्या फिक्स है, कि इनके बीच में तो O लगेगा, तो अभी मैंने बताया कि इनके बीच में एक O की बॉन्डिंग आएगी। लेकिन जब यहां से H जो चल के जा रहा है, यहां से, यहां पर एक कार्बन है ना, यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन से ये यहां का एक OH लगना है, क्या लगना है, OH। H तो था इसके पास H तो था ही एक, अरे यार तुम भूल गए क्या, ऐसा है ये कुछ, ऐसा है देखो रियल स्ट्रक्चर। मेरी बात समझे नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं
कि यहाँ से जो H उठ के जाएगा H वो O से लगेगा, तो यहाँ पर एक OH पैदा होगा। ध्यान दो इधर, चुपचाप ध्यान दो इधर। तो ये मिट जाएगा और यहाँ से H मिट जाएगा क्योंकि H वहाँ चला गया। अब मुद्दा ये है कि इनके बीच में एक ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसको बना ही कराऊंगे, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना ये, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ने लग गए। अब मुद्दा समझना, मुद्दा ये है कि ये जो OH है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरफ चले जाए और इस तरफ H आ जाए घूम के, कि पहले कार्बन पे OH इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी। समझ पा रहे बात को? तो मैंने पहले स्ट्रक्चर में ये माना है कि हमारा जो OH है, OH वो लेफ्ट की तरफ है डायग्राम बनाते वक्त, तो उसी का नाम रखा गया बीटा फॉर्म। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि जब हम डायग्राम बनाए तो OH को हम राइट की तरफ रखें, किसी तरफ रखें, तो कहलाएगा अल्फा फॉर्म। क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखना, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसका सिर्फ कार्बन 1 पर डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, कार्बन 1 पर OH का डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, इनको हम प्यार से बोलते हैं एनोमर्स, और एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो सच आइसोमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कॉल्ड एनोमर। पहले कार्बन पे डिफरेंस हो तो उनको बोलते हैं हम एनोमर। क्या बोलते हैं? एनोमर। तो ये फटाफट रीड कर लो, डायग्राम बना के देख लो अभी हाथों हाथ, वरना फिर बाद में बनेगा नहीं। प्यारे बच्चों, अब है पायरानोस स्ट्रक्चर, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइकिल है पूरा, तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। बोलेंगे पैरानोस स्ट्रक्चर बनाओ, हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? तो आपको ये सब करके आना है। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैंने पढ़ा दिया है पर आपको मैंने नाम नहीं बताया है। आपको सोचना है कि फिशर प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है? ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, पहचानना है फिशर प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है? वो गूगल पे लिखोगे तुरंत आ जाकर समझ जाओगे क्या हुआ। तो देखो पैरानोस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान दो इधर। ये कैसे बनता है सुनो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, OH यहाँ पर, एल्डिहाइड यहाँ पर, बाकी सबके OH इस तरफ, एल्डिहाइड वाले कार्बन को छोड़ के, ठीक है? बाकी सबके बॉन्ड पूरे करने के लिए H की सप्लाई करेंगे, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। फिर आपको पता है क्या होने वाला है, ये जो पहला कार्बन है ग्लूकोज का, एल्डिहाइडिक कार्बन, और 5 कार्बन जो 5वां कार्बन है उसमें क्या संबंध होगा? ये जो H है, H, ये H यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर OH बनाएगा। क्या बनाएगा? मान लो आपका मान लेते हैं कि OH हमारा इस साइड लग गया, OH बन गया, तो यहाँ से H गायब हो गया। अभी ऑक्सीजन है उस इससे बॉन्ड कर लेगा, किससे बॉन्ड कर लेगा? कार्बन से। समझे मेरी बात को? तो कार्बन से हमने बॉन्डिंग करा दी, कौन से वाले ऑक्सीजन की बताओ? यहाँ के पे जो ऑक्सीजन बच गया था उसकी बॉन्डिंग करा दी हमने उस कार्बन से। समझे मेरी बात को? और यहाँ पर एक H लगा दिया बैलेंसिंग पूरी करने के लिए। समझा दिया मैंने आपको अच्छे से? अब इस डायग्राम से हम बनाएंगे होवर्थ वाला, होवर्थ वाला, पैरानोस वाला। कैसे बनाएंगे देखो, ट्रिक ये रहेगा, ट्रिक कि आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेसिक। फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, देखो पहला कार्बन और 5वें कार्बन को टारगेट करना है आपको, क्योंकि यहीं तक साइकिल है बस, पहले से 5वें तक एक साइकिल बना हुआ है, रिंग बना हुआ है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, नहीं 1 2 3 4 ही हुआ ना अभी, तो ये 5वां कार्बन हो गया, ठीक है? और इनके और 5वें कार्बन के बीच में और पहले कार्बन के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज लगा दी हमने, ठीक है? अब देखो ध्यान से, पहले कार्बन पे OH अंदर की तरफ है, इस लाइन के अंदर की तरफ है, तो जो भी चीजें लाइन के अंदर हो, इस रिंग के अंदर हो, जो भी चीजें रिंग के अंदर हो उसको बाहर ऐसे बनाना है। अब इसको उल्टा कर देना है, ठीक है? सेकंड कार्बन ये है, सेकंड कार्बन, सेकंड का OH अंदर है तो दोबारा इसको सेकंड का OH बाहर रख देंगे और अपोजिट मैच है। थर्ड का OH क्या है? बाहर, तो उसको अंदर कर देंगे और ये H। फिर फोर्थ का OH अंदर है, उसको बाहर कर देंगे, H। फिफ्थ में क्या है? CH2OH और एक H। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर तैयार, ये हो गया। अब बताओ, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका OH किस तरफ है? राइट हैंड साइड। जब OH राइट हैंड साइड होगा इसको बोलते हैं हम अल्फा। क्या बोलते हैं? तो ये आपका अल्फा फॉर्म का ही डायग्राम है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, ये अल्फा फॉर्म है। इसका पूरा नाम क्या होता है हमें पता है, ये डी ग्लूकोज है। क्या ये डी ग्लूकोज है, पता आपको? मैंने पहले बोला डी ग्लूकोज ही हम पढ़ते हैं, पर इसका नाम है पैरानोस। क्या है? तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस इसका नाम हो सकता है, क्योंकि ये पैरानोस स्ट्रक्चर है। वैसे अगला देखो, अगला अब बीटा के लिए क्या करोगे? बीटा के लिए आपको मैंने पहले बताया है, बीटा में पहले कार्बन पर OH का फर्क होता है। तो इस वाले में देखो, ऊपर वाले में
पहले कार्बन पे OH नीचे की तरफ है, किस तरफ है? OH नीचे की तरफ है, हमने बस ऊपर की तरफ कर दिया तो बन जाएगा बीटा। क्या बन जाएगा ये? बीटा। तो इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। क्या नाम होगा इसका? बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए आगे देखिए फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज में कैसे होगा सुनो, दोबारा देखो फ्रक्टोज में क्या होगा। अब यहां पर एल्डिहाइड होता है, दूसरे कार्बन कीटोन, सॉरी यहां पर दूसरे कार्बन और पांचवें कार्बन में वही संपर्क होगा, यहां का H भागेगा तो क्या बन जाएगा दूसरे कार्बन पे? OH। क्या बन जाएगा? तो यहां पर OH बन जाएगा ये, और जो बचा हुआ O है वो लिंक में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो देखो दूसरे कार्बन पे क्या हुआ, दूसरे कार्बन पे OH लग गया और जो यहाँ का ऑक्सीजन बचा है वो लिंक में आ गया कार्बन के साथ। समझे मेरी बात को? यानी कि पांचवें कार्बन का O और H एल्डिहाइड या कीटोन वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है। वहां पर एल्डिहाइड पहले कार्बन पे था तो बॉन्डिंग वहां पर हुआ, यहाँ पर दूसरे कार्बन पे कीटोन है इसलिए यहाँ पर हुआ है। अब OH इसके लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये बीटा फॉर्म है। क्या नाम है इसका? तो ये बीटा फॉर्म है, बीटा। और ये कैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, ये रहा देखो, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। क्या नाम होता है? या फिर होवर्थ स्ट्रक्चर। तो ये फ्यूरानोज है, वो था पायरानोज, ये है फ्यूरानोज। इसका नाम होगा बीटा, ये तो बीटा है, और डी वाला ये हमारे नेचर में होता है तो बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। वो था ग्लूको पायरानोज। ये है कि भाई फ्रक्टोज है पर फ्यूरानोज वाला, कौन सा वाला? तो बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। अब वही दोबारा वही वाली कहानी है कि डायग्राम्स कैसे बनाओगे। तो दोबारा देखो, इस बार रिंग हमारी छोटी होगी। क्यों रिंग छोटी क्यों होगी बताओ? क्योंकि दूसरे कार्बन का पांचवें कार्बन के साथ संबंध बन रहा है। तो आप दूसरे कार्बन को यहां लिखो, कैसे मैं करके दिखाता हूं। दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और दूसरा और पांचवें के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज है। लगा दिया हमने। दूसरे और पांचवें के बीच में क्या? ऑक्सीजन की लिंकेज है। अब काम की बातें करें। क्या काम की बातें? काम की बातें देखो, दूसरे कार्बन पे एक है CH2OH। क्या है? सब कुछ छोड़ो, अगर मैं देखो जो OH है पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है ना ये, तो हम किधर आएंगे बताओ? ऊपर। मैंने आपको कहा था जो भी लाइन के इस तरफ होगा, रिंग के इस तरफ होगा, उसको नीचे लगाना है। समझे मेरी बात को? तो ये पीछे की तरफ है ना OH, तो इसको ऊपर लगा देंगे और बच जाएगा इसके ऊपर CH2OH। फिर आ जाओ तीसरे कार्बन पे। तीसरे कार्बन पे देखोगे तो अंदर है H अंदर है तो H को बाहर कर दिया, ऊपर OH। चौथे कार्बन पे OH अंदर है तो OH को बाहर कर दिया। पांचवें कार्बन पे आ जाओ, तो पांचवें कार्बन पे एक CH2OH है। क्या? एक CH2OH लगा दो और एक H है। तो ये कौन सा वाला फॉर्म है बताओ? बीटा फॉर्म। क्यों? बीटा में OH क्या होता है? ऊपर होता है। अल्फा में OH नीचे होता है। तो आप ये बीटा मैंने बनाया, क्या आप अल्फा भी बना दोगे? कुछ भी नहीं करना है। अल्फा बनाने के लिए क्या करोगे बताओ? हाँ, ट्विस्ट कर देंगे। अल्फा आप खुद बनाओगे। पहले वाले कार्बन, ये दूसरा जो कार्बन है आपका, यहाँ चेंज कर दोगे। देखो अगर CH2 ऊपर चला गया, अगर आपका CH2OH ऊपर चला गया, OH नीचे, तो हो जाएगा ये अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर आओ। डाइसैकराइड्स हमने मोनो खत्म किया अभी। डाइसैकराइड्स में हमारे पास इसके जो डायग्राम्स है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम्स, पर डायग्राम्स मैंने क्यों बनाया समझा रहा हूं। देखो जैसे हमने लिया यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज लिया है और बीटा डी ग्लूकोज लिया है, चुप हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, एक्चुअली में पता कैसे थे? एक्चुअली में अगर मैं इसको तोड़ दूं एक पल के लिए, हाँ ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज होगा। ये ना युवराज ने लिखा है, बेवकूफ ने। गलती करेगा तो युवराज, हाँ चुपचाप हो जाओ, अभी सब सारी गलतियां निकल जाएगी। वो तो जो जो साथ में हो जा रहा है। तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज है। बीटा डी है ये डी। अब ध्यान देंगे इधर, प्यार से ध्यान दो। इसको हम बोलते हैं सुक्रोज ना। सुक्रोज में होता है जैसे डाइसैकराइड की बात है, डाइसैकराइड मतलब सुक्रोज। यहाँ पर देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज है। यहाँ पर ध्यान दे सकेंगे। अगर मैं एक पल के लिए इसको हटाता हूं, एक पल के लिए, अब तुम समझ गए होंगे कि ये डाइसैकराइड है। क्या ये? चुप हो जाएंगे। ये है डाइसैकराइड। क्या ये? डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का मतलब होता है जब दो मोनोसैकराइड मिलकर बने हो। सुक्रोज से डाइसैकराइड जो दो मोनो से मिलकर बना हुआ है। पहला मोनो है अल्फा डी ग्लूकोज
दूसरा मोनो है बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये जुड़े कैसे होते हैं? जुड़े तो यहां का OH और यहां का H, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते। क्या कर लेते? और बॉन्डिंग करने की वजह से पानी यहां से निकलता है। क्या निकलता है? और पानी निकल के सिर्फ O बचेगा। क्या बचेगा? O। यानी कि इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि जब भी कोई डाइसैकेराइड बना है उसके अंदर दो मोनोसैकेराइड होंगे, और जो मोनोसैकेराइड जुड़े हैं वो पानी के रिमूव होने की वजह से जुड़े। पानी के रिमूव होने से दोनों जुड़ गए, और जुड़ गए किसकी वजह से? ऑक्सीजन लिंकेज से। इस ऑक्सीजन लिंकेज को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक, तो उसके डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, छोटी छोटी बातें। अगर मैं दोबारा इसमें पानी डाल दूं, पानी निकला तो बॉन्ड बना, अगर पानी डाल दूं तो बॉन्ड टूट जाएगा और आपको मिलेंगे दो मोनोसैकेराइड। क्या मिलेंगे? और यही डेफिनेशन थी डाइसैकेराइड्स की, कि जब डाइसैकेराइड मतलब जो दो दे, दो मोनोसैकेराइड थे। तो पानी निकलने से बॉन्ड बनते हैं, पानी डालने से बॉन्ड टूटते हैं। क्या बात समझ में आ गया? अब देखो यहां से, अब यहां पर क्या लिखा मैंने, सुनो। अब द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन से साथ, नॉन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम में आता, ध्यान रखना। इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर, ये पानी के मॉलिक्यूल के कारण। यानी कि डाइसैकेराइड्स ऐसे जुड़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला है हमारे पास कुछ नोट पॉइंट, ये एग्जाम में आते हैं, पहले बता रहा हूं मैं आप लोगों को। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जब सुक्रोज के अंदर हम पानी डालते हैं, सुक्रोज है, पानी डालते हैं, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। मान लीजिए कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही थी, पानी डालने के बाद ऐसे रोटेट करवाएगा, ऐसे, तो ब्रिंग्स अबाउट द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, डेक्स्ट्रो टू लीवो। दिस द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर क्या होता है? जब रोटेशन चेंज का साइन चेंज हो जाए तो उस चीज को हम बोलते हैं, जैसे मैंने देखो सुक्रोज से पानी डाल दिया, साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे भाई अभी इनवर्ट शुगर है। क्या है? इनवर्ट शुगर। तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज में जब पानी डालते हैं, brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, the product is named as invert sugar। उसको हम invert sugar कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए। आगे अगला टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, म्यूटा रोटेशन। तो चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। कहने का मतलब क्या है? देखो दोबारा पढ़ो। चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, मान लो कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, समय के साथ, मान लो अभी इसका जो रोटेट अभी है ना, लाइट को ऐसे रोटेट करता है, ये कुछ देर बाद ऐसे रोटेट कर दिया उसने, कुछ देर बाद ऐसे रोटेट कर दिया, तो समय के साथ उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता रहता है। मैं बहुत रफ भाषा में समझा रहा हूं आप लोगों को। वैसे इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पर एक सब्सटेंस होता है, उसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ना ये कन्वर्ट होते रहते हैं। जो ग्लूकोज है अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में, बीटा फॉर्म से अल्फा फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट होते रहते हैं समय के साथ। अभी सब तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट कर रहे हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो मुझे आता ही नहीं है, बस। हाँ, वो दिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो तुम्हें भी पता ही नहीं हो कि भाई मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये नहीं कि मैं अब ऊपर से बातें कर रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कल कोई ये सोचे कि भाई ये बंदा क्या है, चश्मे से। तो नहीं, मुझे बोल रहे थे बच्चे कमेंट में, यू डोंट लुक लाइक टीचर, यू लुक लाइक छपरी। मैंने कहा अच्छा बेटा, बढ़िया है। तो मिरर रोटेशन, हाँ क्या? नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो उसको मेरे बालों से लगता होगा मैं छपरी हूँ, है ना। मतलब उसने पूरे 2 घंटे की वीडियो देखी होगी तो उसको सिर्फ मेरे बाल दिखे होंगे, बेवकूफ। अब सुनो, नहीं इसे तो मुझे कहते हैं यू आर मुस्लिम, ऐसे चांद लगा लिखते हैं, मुनील सर मुस्लिम, चांद लगा देते हैं। कल को लिखेंगे पाकिस्तान भेजो इसको, नारे लग रहे, हैशटैग भेजो पाकिस्तान, ध्यान दो। है? लेकिन आप लोग जानते हो, लेकिन कोई प्रूफ भी तो नहीं है, मैं कैसे दिखाऊं? है? कैसे दिखाए? क्या? अच्छा ध्यान दो, ध्यान, चुप हो गया। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन
ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम, समय के साथ रोटेशन का चेंज होना, ऐसे याद कर लो कि चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है ना, समझना है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मीटर रोटेशन, मतलब याद करना है कुल मिला के। अगला अपने पास माल्टोस, क्या है माल्टोस जो है, माल्टोस की खास बात क्या है, ये भी एक डाइसैकेराइड है। क्या है डाइसैकेराइड, क्यों, इसके अंदर 2 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, जब भी 2 अल्फा डी ग्लूकोज हो उसको हम क्या बोलते हैं माल्टोस। और ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्यों, उसके पीछे रीजन क्या होता है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना C1C4 बॉन्डिंग होती है, मतलब पहले मोनोसेकेराइड का पहला कार्बन दूसरे मोनोसेकेराइड का चौथा कार्बन, यानी पहले का तो एल्डिहाइड बिजी हो गया बाई चांस, पर दूसरे का तो फ्री है ना। क्यों फ्री है, क्योंकि चौथे कार्बन से बॉन्डिंग हुआ है। एल्डिहाइड या कीटोन किसके ऊपर होता है बताओ, या तो फर्स्ट पे या तो सेकंड पे, तो इसका तो फ्री हो गया ना, क्योंकि बॉन्डिंग कहां से हुई है, पहले और चौथे से। तो इस वाले का फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड जो भी मान लो तो फ्री रहेगा ना, फ्री रहेगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्यों, रिएक्शन करने के लिए मैं फ्री हूं। तो माल्टोस एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, ध्यान रखेंगे। दोबारा लैक्टोस, लैक्टोस इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, जो मीठापन है ना उसके अंदर, किसके अंदर, दूध के अंदर, इसकी वजह से होता है। हंस देता हूं, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो मिल्क शुगर, इसके अंदर बीटा डी ग्लैक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोज, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी C1C4 बॉन्डिंग होगी, C1C4 बॉन्डिंग होगी, तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा ये। तो ये हो गया, छोटी छोटी बातें, ये डाइसैकेराइड्स है, तो ये ध्यान रखना आप लोग माल्टोस के बारे में, लैक्टोस के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, फटाफट इसे रीड कर लो। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अपने पास है पॉलीसैकेराइड्स, ध्यान देंगे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, तो चुप हो जाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर प्यारे बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स जुड़े होंगे, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, देखो ये मोनो, ये मोनो, ये मोनो, मोनो 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 मोनो, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे पॉली, क्योंकि जब हम पॉलीसैकेराइड में पानी डालेंगे तो टूट जाएगा मोनो 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 में। अब ध्यान देंगे, इसका एग्जांपल है स्टार्च, क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है स्टार्च, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। अब स्टार्च के बारे में पढ़ते फटाफट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मेन स्टोरेज ऑफ प्लांट, प्लांट का जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च होता है, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो याद करो, रट्टा मार लो और क्या। अगला देखो, मैं मजबूर हूं, जहां तक केमिस्ट्री है वहीं तक मैं हूं, उसके बाद तो बायो फायो में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगला है, ये बनता है किससे, स्टार्च, स्टार्च के अंदर होता है अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च के अंदर पूरा अल्फा ग्लूकोज भरा होता है, यानी ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा 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 अल्फा। अगला, ये जुड़े कैसे होंगे बताओ, आपको पता जुड़े कैसे होंगे, बताया था मैंने आपको, 2 मोनोसैकेराइड्स एक लिंकेज से जुड़ते हैं, ऑक्साइड लिंकेज से, पीछे बताया था मैंने। चलो अब जो स्टार्च होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, स्टार्च के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो अमाइलोज के बारे में बात करते हैं फटाफट। अमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच चेन, मतलब सिंपल सा चेन है तो पानी में खुल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो स्टार्च के अंदर 2 हिस्से, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज जो है अनब्रांच है, वाटर में घुल जाता है, क्योंकि अनब्रांच है, सिंपल है तो वाटर में घुल जाएगा। और दूसरा ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। लेकिन यहीं पर अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो बड़ा हाईली ब्रांच होता है और पानी में घुलेगा फिर नहीं। अगर ये हाईली ब्रांच, इसमें ब्रांचिंग निकली पड़ी है, C1 C6 C1 C4, ये सारी, इसमें C1 C6 सारी लिंकेज है इसके अंदर। अगर लिंकेज है इसके अंदर, देखो समझा रहा हूं मैं, देखो वाटर इनसॉल्युबल होता है अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि ब्रांच होता है इसके अंदर, ब्रांच चैन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन चैन, ठीक है। चैन के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ब्रांचिंग हो रही होती है। ब्रांचिंग कैसे कैसे होती है, देखो मान लो हमने ऐसे करके लगा दिए, एक अल्फा, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा, चौथा अल्फा, तो पहले का पहला कार्बन, दूसरे का चौथा कार्बन, प्लस पहले का छठे के साथ भी बॉन्डिंग, मतलब ऐसा बता रहा हूं, ऐसे मैंने यहां पर रफली बताया आपको, रियल में ऐसा हो ना हो, ये बहुत रफ बता रहा हूं, सिंपल याद रखने के लिए। इसका रियल में डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, देख लो, पर आता नहीं है।
तो C1 और C4 भी लिंकेज में होता है, C1 C6 भी लिंकेज में होता है। इस चक्कर में ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, नीचे ऊपर हर जगह से ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई और एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया। अगर कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया तो वाटर में घुलेगा नहीं। तो ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। और लिखा है कि जुड़ते कैसे हैं ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, पानी मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इसको रीड कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास ये सेलुलोज। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, जैसे स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड था, बस सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे वो है, पढ़ो। सेलुलोज होता है स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे मोनो है, मोनो स्ट्रेट चेन में। पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होता है और फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये प्लांट के सेल वॉल में मिलता है। खत्म हो गया। क्या ये बताओ, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर होगा? नहीं, क्योंकि ये सब पॉलीमर जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए, एल्डिहाइड कीटोन फ्री नहीं होगा। अच्छा, ग्लाइकोजन देखो, पॉलीसेकेराइड होता है, स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, हाईली ब्रांच्ड। अमाइलोपेक्टिन की तरह हाईली ब्रांच होता है, इवन ज्यादा ब्रांच होता है इसके अंदर, तो अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है ये। कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। बस खत्म हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे एमिनो एसिड्स में, दोबारा बोल रहा हूं, बायो आपके पास है नहीं और आपको साइंटिस्ट बनना नहीं है, एग्जाम निकालो। एमिनो एसिड वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और आप एनसीईआरटी से इसको रीड करोगे। थोड़ा सा आपको टाइम मिले तो रीड करना पक्का, या फिर एक शर्त रहेगा कि कम से कम PYQ करना, तो अभी आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे। वैसे तो 99 क्या 100% क्वेश्चन मैं कवर कर लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चांसेस होता है कि भाई MCQ असर्शन रीजन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं, कि कॉन्सेप्चुअल है ना ये। तो आप देख लेना, मैंने आपको हिंट दिया है कि आपको हल्का सा PYQ या NCERT इस टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड किसे कहेंगे? जिसके अंदर अमाइन ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो तो एमिनो एसिड बोलेंगे। जो NH2 ग्रुप होता है वो बेस होता है, ये एसिडिक होता है। तो जैसे हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है, जैसे ये कार्बन है, एक H बॉन्डिंग पूरी करने के लिए ऊपर भी H, यहाँ COH लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो ये आपका बन गया एक अमीनो एसिड। क्या बन गया? अमीनो एसिड, क्योंकि इसके अंदर अमाइन ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी, अमीनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। अब कुछ बातें करते हैं, इसको हम अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये है कार्बन आपका एसिड वाला, ये है कार्बन एसिड वाला। कौन सा वाला? और एसिड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? और अल्फा से ही NH2 लगा हुआ है तो हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। लेकिन बाई चांस ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता कि यहां ना लग के हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, इसके बॉन्ड पूरे कर देता हूं, यहां पर NH2 होता हमारा, तो इसको कहते हैं हम बीटा एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? यानी कि NH2 कहां लगा हुआ है? क्या ऑक्सीजन वाले कार्बन के बगल में, इस कार्बन के जस्ट बगल में है कि उससे दूर है, उस पर डिपेंड करेगा अल्फा बीटा गामा। तो इसको अल्फा बोला करेंगे, इसको बीटा बोला करेंगे, उसके आगे वाले को गामा। कि NH2 कहां लगा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड पे आते हैं, तो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। पहला तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा कि अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड। फिर अगला है कि एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी। क्यों? अगर मैंने कहा यहां पर 2 में ये लगा दो COH, यहां भी COH लगा दो, तो क्या हो गया? एसिडिक, क्योंकि एसिड वाला पार्ट ज्यादा हो गया ना। मैंने कहा नहीं, मैं 2 NH2 लगा दूंगा, मैं 3 NH2 लगा दूंगा बाई चांस, ऐसे बोला रफली, तो NH2 बढ़ गया यहाँ पे, तो बेसिक हो गया। और दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल है। क्या ये? न्यूट्रल। तो वही लिखा है कि अगर बेस ज्यादा हुआ तो बेसिक, एसिड ज्यादा हुआ तो एसिडिक, और बराबर हुए तो न्यूट्रल। तो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी हो सकता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसकी नीड नहीं है, जो बॉडी अपने आप बना रहा है, बॉडी अपने आप बना रहा है शरीर के अंदर, तो उसका बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, बॉडी के अंदर अपने आप बनेगा, और नाम है ग्लाइसिन एलेनिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन एंड एलेनिन। वैसे देखो यहाँ पर लिखा है एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या लिखा है? एसेंशियल अमीनो। एसेंशियल अमीनो मतलब जिसकी नीड है,
वो बॉडी बना नहीं रहा है, तो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। जो बॉडी में बन नहीं सकता आपको बाहर से लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल है वेलिन, ल्यूसीन, ये सब आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। वेलिन, ल्यूसीन, ठीक है। तो फटाफट इसको रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली प्यारे बच्चों, नाउ वी आर एट द प्रोटीन। प्रोटीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, डीएनए फीएनए हर जगह, मतलब पूरी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखेंगे। मुझे सिंपल बताऊं तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से मैं नहीं हूं, तो जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए उतना ही बोलूंगा, उससे ज्यादा मैं बोल सकता ही नहीं। मेरी आता ही नहीं है, सही बात तो ये है, सच्चाई तो यही है। अब मेरे से हार्मोन, डीएनए, आरएनए क्या पूछवा रहे हो भाई? पढ़ा था, ऐसा नहीं कि डिटेल में बहुत पढ़ा था, बहुत डीप पढ़ा था, पर उसमें याद रखना पड़ता है, गुआसीन, ये वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ध्यान दो। अरे तुम लोगों ने ट्रिक बना रखा है ना, AGCT, एडेनिन, एडेनिन, ये सब, साइटोसिन, ये सब, तो जान दो। चुप हो जाओ। प्रोटीन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग पहले से जानते हो। और ये कैसे बनता है? तो जो आपने अमीनो एसिड पढ़ा है, जो अमीनो एसिड पढ़ा है, उन बहुत सारे अमीनो एसिड को, अल्फा अमीनो एसिड को, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, इन सबको जोड़ दो। अब जुड़ कैसे रहे वो? तो जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ दोगे तो पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? बहुत सारे प्रोटीन की हम बात कर रहे थे और हमने बात किया था कि बहुत सारे अल्फा से मिलकर बनता है। अब ये जो अल्फा है जुड़ते कैसे हैं? तो अल्फा जुड़ता है, अगर एक अल्फा दूसरे अल्फा से जुड़ा है तो हम बोलते हैं जो बॉन्ड होगा उनके बीच में, देखो बहुत सारे अल्फा 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 जुड़ जाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। और ये जो अल्फा अल्फा के बीच में बॉन्ड है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोटीन। अब बात करते हैं कि ये जुड़े कैसे होते हैं। तो देखो हमने दो अमीनो एसिड लिया है, दोनों ही अल्फा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो अल्फा दिखाई देगा आपको, ठीक है? क्या दिखाई देगा? अल्फा। कैसे? देखो ये अल्फा अमीनो एसिड है क्योंकि इस कार्बन के बगल में NH2 है, वैसे इस कार्बन के CO के बगल में जो कार्बन है उसके बगल में NH2 है, N, एक H, दो H। तो पिछले वाले कार्बन से OH लो, मतलब इस वाले से H लो, यहां से पानी निकाल दो, पानी। तो CO और NH के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, CO NH के बीच में बॉन्ड, और दोनों एसिड अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए तो हम बोलेंगे ये जो बॉन्ड है इसका नाम होगा पेप्टाइड लिंकेज। क्या होगा? तो सोचो आगे भी एक बॉन्ड बनेगा, आगे भी बॉन्ड बनेगा, आगे आगे बॉन्ड बनेगा और एक पूरी चैन, एक पॉलीमर बनेगी और उसको बोलेंगे हम प्रोटीन। क्या बोलेंगे? और अगेन आई एम सेइंग कि देखो ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है प्रोटीन वाला, एक बार एनसीईआरटी कम से कम आपको रीड करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने करा दिया पूरा, पर असर्शन रीजन एमसीक्यू कुछ आ जाए उस चक्कर में आपको एनसीईआरटी रीड करना है या फिर कम से कम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है? क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर देखो चैन का नाम क्या होता है? अगर बहुत सारे चैन जुड़ गए तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। एक पेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड, तीसरा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चैन। समझ में आ रहा है? पेप्टाइड समझ गए ना? पेप्टाइड क्या होता है? जो बॉन्ड है उसको बोल रहे हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं। एक टॉपिक का नाम है ज्यूटरायन। क्या नाम है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कम से कम एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। अब तुम बोलोगे आपसे पढ़ने का फायदा क्या जब एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ? तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो निकल जाऊँ इसको ऐसे बोल के, क्योंकि जितना लिखा है एनसीईआरटी मैंने बता दिया, पर इनके ऊपर मैंने अक्सर देखा है कि असर्शन रीजन या एमसीक्यू टाइप का दिखाई दिया है मुझे, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ एक बार एनसीईआरटी हल्का सा रीड कर लेना इन टॉपिक्स को लेकर, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। तो इसमें क्या ज्यूटरायन होता क्या है? तो आपको पता है हमारा एमिनो एसिड ऐसा होता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH और एक NH2 ग्रुप होगा, पर यहाँ का H ना ट्रेवल करते करते यहाँ जाता है पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ का H यहाँ पर आ गया घूमते घूमते और इसके इलेक्ट्रॉन पे अटैक भी कर दिया घूमते घूमते। बात समझे कि हम तो उसके मसाले के व्यापार करने आए हैं, नहीं समझे? अरे बात ही समझ में आया? हम तो मसाले का व्यापार करने आए हैं। तो बेचारा यहाँ पर, अगर अब सुनो मेरी बात, अब हुआ क्या, इसके इलेक्ट्रॉन खा गया H, तो इस पे आ गया NH3 बन गया। क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव वहां पर है, तो ये दो पोल बन गए, प्लस माइनस। क्या बन गए?
दो पोल, इसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। तो इन एक्वा सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इन एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोनिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन कॉल्ड ज्यूटर आयन। अब इसकी बात क्या देखो, ये प्लस माइनस है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस माइनस वाला फोर्स। इस चक्कर में इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ज्यूटर आयंस का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि वो डाइपोलर होते हैं। क्या होते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन दे बिकम्स डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन। तो ये टॉपिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो देखो, अब हम पढ़ेंगे, देखो हमने अभी डाइपोलर खत्म किया है ये, अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, जो बताऊंगा वही आएगा। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, जैसे कि पहला देखिए, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। सो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बताओ? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, किस प्रकार से, किस सीक्वेंस में एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, वही होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो द सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक प्रोटीन है, बहुत सारे एमिनो एसिड किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो जो सीक्वेंस है, वो जो क्रम है, क्रम समझते हो, सीक्वेंस, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर आगे हमारे पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या, देखिए, रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। जैसे कि भैया प्राइमरी को ऐसे मान लो कि ये चैन है, क्या ये चैन। अब ये चैन किस शेप में है, मान लो चैन ऐसे हो गया, घूम गया, जैसे जंजीर है, जंजीर, उस जंजीर को कह रहे हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जंजीर को तुमने लपेट के अपने हाथ में लपेटा है, या जंजीर को आपने हेलिक्स बना दिया, घुमा दिया, ऐसे, समझे नहीं रात को, तो जंजीर को आपने कैसे रखा है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताएगा आपको, रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट, कि वो जो चैन है वो कैसे रह रहा है, वो चैन ऐसे है, हेलिक्स के फॉर्म में है, कि वो चैन कैसे है, ऐसे प्लेट के ऐसे तनाव में है, खींचे हुए एक दूसरे के साथ, कैसे वो जो शेप बनेगी उसकी चैन्स की। जैसे एक धागे को आप मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब वो धागा आपने कैसे रखा हुआ है, लपेट के रखा है, तान के रखा हुआ है, वो बताएगा आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है कि कैसे चैन है अभी। अब देखिए सेकेंडरी के अंदर दो बड़ा फेमस होता है, एक का नाम है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, टू टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है। एक है अल्फा हेलिक्स, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब देखिए आपको पता है कि जो भी प्रोटीन का चैन है, मान लो ये चैन, ये प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन बना, तो प्रोटीन बना कैसे होगा, एक होगा एमिनो एसिड, और एक होगा, मतलब एक होगा एमिनो ग्रुप, एक होगा NH ग्रुप, और दूसरा क्या होगा बताओ, COH वाला ग्रुप। तो NH2 और OH से पानी निकले होंगे। मेरी बात नहीं समझे, कि यहाँ का H और यहाँ का OH जब पानी निकल गया होगा तो सारे के सारे जुड़ गए होंगे, अभी बताया था मैंने आपको पीछे। तो एक चैन कैसे बना होगा, जब एक चैन बना होगा तो पक्का उनके अंदर क्या क्या होगा, उनके अंदर NH भी होगा और CO भी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे पीछे तुमने पढ़ा है यार, जब एक चैन बनती है तो चैन कैसे बनता है, चैन में CO भी होता है और NH भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो चैन है, चैन, मेरी बात सुनो, जो चैन है अल्फा हेलिक्स में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो चैन है अल्फा हेलिक्स में, वो ऐसा कुछ शेप आता है अल्फा हेलिक्स का। इसमें होता क्या है, NH के बीच में और CO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेट होता है, क्या होता है, और एक हेलिक्स का शेप ले लेता है। समझे मेरी बात को, चैन के अंदर ही CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से एक हेलिक्स का शेप लेता है, इसलिए बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है किस शेप में आपका है अभी पार्ट, वो चैन। अगला है बीटा प्लेटेड, मतलब इसमें क्या होता है, प्लेट की तरह बन जाता है, प्लेट की तरह, तने तने से खिंचाव। तो ऑल पेप्टाइड चैन, जो भी चैन है, चैन आर स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, फैल जाते हो, एंड देन लेट साइड बाय साइड इन जिगजैग मैनर, और जिगजैग तरीके से वो लेट जाते हैं एक दूसरे के पास। समझो, ऐसे देखो, आप ऐसे देखना उसको, कभी आप देखना बीटा प्लेटेड का शेप देखना, कभी बीटा प्लेटेड का, ये बुक में देख लेना, ठीक है ना। बुक में आपको वैसे एग्जाम के लिए नए शेप है, इतना याद रखना बस। एक अल्फा हेलिक्स होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चैन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और बीटा प्लेटेड में क्या होता है, और पेप्टाइड चैन्स खिंचाव में होते हैं, किसमें रहते हैं, खिंचाव में, और एक शेप ले लेते हैं सीट का, जिगजैग शेप। तो ये बेटा याद करना पड़ेगा, मैं क्या ही बताऊं, बताओ कैसे पढ़ाऊं आप लोगों को। आगे देखो,
टर्सरी स्ट्रक्चर लिखा है फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो सेकेंडरी आपने पढ़ा उसमें और फोल्डिंग हो जाए, क्या हो जाए, फोल्डिंग टाइप का हो जाए चैन के अंदर। चैन अगर फोल्ड हो जाए तो हम बोलेंगे, चलो मैं थोड़ा और समझाता हूं, देखो बहुत अपनी तरीके से याद रहे कि एक चैन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, चैन ऐसे थोड़ा हेलिक्स तो हेलिक्स, चैन बिछा दिया तो बीटा प्लेटेड बीटा, और चैन की फोल्डिंग करेंगे तो टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना। कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसका फोल्डिंग स्टार्ट हो गया। अब इसके भी दो मेजर जो टर्शरी है, ध्यान देंगे आप टर्शरी स्ट्रक्चर के, देखो ध्यान से, फर्दर सेकेंडरी का अगर दोबारा फोल्डिंग हो जाए तो टर्शरी होता है। इसके दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप होता है। पहला है फाइब्रस, एग्जाम में यही आता है, सब कुछ भूल जाए यही आएगा, पीछे का सब बकवास था, ऐसे मजे लिए मैंने। यहां एग्जाम का मेन पार्ट, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। देखो, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। पानी में सॉल्युबल नहीं होता, उसको बोलते हैं फाइब्रस, बाल। केराटिन समझते हो, बाल के अंदर, तो बाल एक फाइब्रस प्रोटीन, इसके अंदर जो केराटिन है फाइब्रस प्रोटीन है, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो जब चेन्स पैरेलल हो जाए एक दूसरे के और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी हो, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस प्रोटीन को बोलते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन। अब देखो आगे ग्लोबुलर, व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कोइल अराउंड, ऐसे गोल गोल घूम जाए टू गिव अ स्फेरिकल शेप, और स्फेयर की तरह बन जाए, स्फेयर की तरह बन जाए, तो उसका बोलते हैं हम ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये होता है वाटर सॉल्युबल। क्या होता है वाटर? एग्जाम्पल इसके आएंगे एग्जाम में, एल्बुमिन, इंसुलिन, यानी चैन अब गोल गोल हो गया बिल्कुल। अब एक होता है टर्शनरी स्ट्रक्चर, ये क्या था हमारा, ये सॉरी टर्शनरी तो हो गया, क्वाटनरी। क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, देख लो क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अब ये और ज्यादा, मतलब थोड़ा सा फोल्डिंग की वजह से एक स्ट्रक्चर पैदा होता है, उसको बोलते हैं क्वाटनरी। मतलब टर्सरी के बाद और फोल्डिंग हो गई, फर्दर फोल्डिंग ऑफ टर्सरी और फोल्ड हो गया, टर्सरी क्या हो गया, तो उसको बोल देंगे हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे, नहीं समझ मेरी बात को? पहले चैन था प्राइमरी, फिर वो चैन किस प्रकार से रखा हुआ है, सेकेंडरी। दो प्रकार से रख सकते हैं, एक हेलिक्स के लिए और एक प्लेट की तरफ। फिर टर्सरी में हो रही है फोल्डिंग, क्या हो रही है, और क्वाटनरी में फर्दर फोल्डिंग, दोबारा फोल्डिंग, तो हम क्वाटनरी बोलेंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में ये जो डेफिनेशन हो काम आएंगे। अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो एग्जाम में आएगा। देखो, अंडे के अंदर होता है प्रोटीन। जब एक अंडा, नया अंडा है, अंदर होगा लिक्विड, क्या होगा, लिक्विड टाइप का, तो अंदर है प्रोटीन। अंदर क्या है, प्रोटीन। ध्यान देंगे, अंडे के अंदर प्रोटीन है अभी, और जब इसको टेम्परेचर दोगे, पीएच चेंज करोगे, गर्म करोगे, उबालोगे, तो देखना बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड क्या हो जाएगा, जम जाता है। अंडा जम जाता है ना, अंदर से व्हाइट व्हाइट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का नेचुरल चीज खत्म हो गया। डीनेचुरेशन, नेचर को हटा, उसके नेचुरल रूप को हटाना। तो होता क्या, जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पीएच चेंज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो ये लिखा है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और पीएच चेंज, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं होता। इसी फिनोमेना को कहते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दही का जमना, दही का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अंडे का लिक्विड से सॉलिड बनना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये टॉपिक